it takes t second to reach the ground. What is the position of the ball in t by 3 seconds? uh, ये कह रहा है कि एक टावर है, इसकी हाइट h है एंड यहाँ से बॉल को रिलीज किया है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड ये t सेकेंड्स में ग्राउंड तक पहुँचता है. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t by 3 सेकेंड्स? तो सबसे पहले हम h को लिख देते हैं कि h विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि हाफ जी टी स्क्वायर. ये आपका h का वैल्यू है. एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t by 3 सेकेंड? तो t by 3 सेकेंड्स में मान लीजिए वो h1 हाइट नीचे आया है यहाँ पर t by 3 सेकेंड्स में, तो आप h1 की वैल्यू निकाल लो. तो h1 विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बाय 9. तो ये हो जाएगा h बाय 9. लेकिन हमें जो पोजीशन पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t by 3 सेकेंड इन द फ्रॉम द ग्राउंड. तो अगर ग्राउंड से देखेंगे तो अगर हम मैं इसको h2 मान लूँ तो h2 विल बी इक्वल टू h एंड माइनस h1 और h माइनस h by 9. so this will be equal to 8h by 9. तो इसका मतलब ग्राउंड से जो पोजीशन होगी वो 8h by 9 फ्रॉम द ग्राउंड. इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, a body loses half of its velocity on penetrating 3 centimeter in a wooden block, then how much will it penetrate before coming to rest? देखिए, मैं फिर से इस सेशंस की पर्पस को एनालाइज कर रहा हूँ. इस सेशन का पर्पस है कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके टाइप से एक्वेंट करना, साथ साथ स्पीड एंड एक्यूरेसी को मेंटेन करना. अब अगर देखेंगे तो ये कह रहा है कि ये एक वुडन ब्लॉक है. यहाँ पर अगर उसने u वेलोसिटी से इंटर किया है, इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर. तो 3 सेंटीमीटर कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी u बाई 2 हो जाता है, यानी कि इस पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी u बाई 2 है. तो देन हाउ मच विल इट पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट? तो यहाँ पर वेलोसिटी उसका हाफ है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी सपोज करिए 0 है. तो वो फर्दर कितना पेनिट्रेट किया है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है. यूजुअली हम इसको काइनेटिक एनर्जी थ्योरम से भी करते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. इससे भी करते हैं, लेकिन अभी मैं काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर रहा हूँ तो काइनेमेटिक्स के बेसिस पर करेंगे. तो यहाँ पर जितना रिटार्डेशंस इस फेज में है वो सेम रिटार्डेशंस दूसरे वाले केसेस में भी है. तो हम देखें अगर तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस फार्मूला लगाएंगे तो यू स्क्वायर बाय 4 माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 एंड माइनस ए एंड मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट केसेस में 3 है. तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 3 यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6a. ये इक्वेशन 1 हो गया. अब सेम चीज अगर लगाएंगे तो 0 माइनस यू स्क्वायर बाय 4 होगा. तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर इस u यहाँ पर ये 4 है. तो माइनस यू स्क्वायर बाय 4 विल बी इक्वल टू 2 माइनस a एंड इंटू एक्स. तो ये 2 हो गया. अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए तो यहाँ पर यू स्क्वायर बाय 4 यू स्क्वायर बाय 4 कैंसिल हो जाएगा. सो 3 विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय x. तो यहाँ से 2 सेंटीमीटर आ जाएगा. इसका मतलब x विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर हो जाएगा.
तो हमने कुछ नहीं किया है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s लगाया है एंड दोनों में रिटार्डेशन की वैल्यू सेम लिए हैं। यहाँ पर अगर 2x आएगा ना, यहाँ पर आपने 2x होगा तो ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका मतलब आपकी आंसर 1 सेंटीमीटर होगी। 17 का आंसर 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। A ball is released from a height h if t1 and t2 be the time required to complete first half second and next half second and second half of the distance respectively, then choose the correct relation between t1 and t2। ये कह रहा है कि आप h हाइट से किसी बॉडी को रिलीज कर रहे हैं, यानी कि u 0 है। तो if t1 and t2 be the time required to complete first half distance, ये h/2 है, इसको कंप्लीट करने का टाइम t1 है, और नेक्स्ट जो h/2 है उसको कंप्लीट करने का टाइम t2 है। तो आपको t1 एंड t2 का रेशियो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो फर्स्ट में देखेंगे तो h/2 सिंपली विल बी इक्वल टू हाफ g t1 स्क्वायर। लेट दिस इज इक्वेशन 1 एंड सेकेंड हाफ के डिस्टेंस को डायरेक्टली फाइंड करने के लिए आपको इस पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से पहले ये पूरा निकाल लेते हैं। तो h इज इक्वल टू हाफ जी टी डैश स्क्वायर। तो टी डैश का वैल्यू हो गया 2h अपॉन जी का अंडर रूट। ये डैश है। अब फर्स्ट केसेस में t1 की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से 2 and 2 कैंसिल कर दिए, तो t1 का वैल्यू आ गया h अपॉन जी का अंडर रूट, और t1 डैश इज द टोटल टाइम। t1 डैश अगर देखेंगे तो ये टोटल टाइम है। तो टोटल टाइम में से फर्स्ट हाफ का टाइम माइनस कर देंगे तो सेकेंड हाफ का टाइम निकल जाएगा। इसका मतलब t2 विल बी इक्वल टू t1 डैश एंड माइनस t1। तो t1 डैश की वैल्यू है 2h अपॉन जी का अंडर रूट एंड माइनस t1 यानी कि h अपॉन जी का अंडर रूट। अब ये कह रहा है कि t1 एंड t2 का रेशियो निकालना है। तो t1 आपका कितना है h अपॉन जी का अंडर रूट, एंड यहाँ पर अगर h अपॉन जी का अंडर रूट कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा √2 - 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज 1 अपॉन √2 - 1 एंड आप √2 + 1 एंड √2 + 1 ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये रेशियो √2 + 1 आ जाएगा। ये √2 + 1 आ जाएगा। तो t2 इक्वल टू t2 इक्वल टू, ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। A ball is thrown up vertically with a certain velocity so that it reaches a maximum height h. Find the ratio of the time in which it is at a height h/3 while going up and coming down respectively। अब अगर देखेंगे तो find the ratio of the times it's in which it reaches at a height h/3। मतलब अगर आप देखो
यहाँ से अगर u वेलोसिटी से थ्रो किए हैं तो h हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो गया है, रीचेज ए मैक्सिमम हाइट अप h। तो आप u स्क्वायर को 2gh का अंडर रूट लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम्स इन विच इट इज एट ए हाइट ऑफ h/3। तो अगर ये हाइट h/3 है तो अगर वो t1 टाइम में इस पॉइंट पर ऊपर की तरफ जा रहा था एंड t2 टाइम में वो नीचे की तरफ जा रहा था सेम पॉइंट पर, तो while going up and down respectively, to find the ratio of time in which it is at h/3 while going up, and t1 and t2 का रेशियो निकालना है। तो आप सिंपली क्या करो, माइनस h/3 इजकल टू ut एंड माइनस हाफ gt स्क्वायर फार्मूला लगा लीजिए। एंड चाहे तो u की वैल्यू, यहाँ पर u की वैल्यू 2gh का अंडर रूट है, ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो माइनस h/3 इक्वल टू 2u की जगह पर हम 2gh का अंडर रूट लिख रहे हैं एंड t एंड माइनस gt स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, इक्वेशन आ गया gt स्क्वायर एंड माइनस 2 अंडर रूट 2gh and minus 2h/3 equal to 0। यहाँ से देखिए आपका 2 LCM लिए एंड u के बदले में 2gh फिट कर दिए हैं एंड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो सकता है। अब यहाँ से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, या t1 को लिख दो, यहाँ पर t भी है 2 अंडर रूट 2gh एंड माइनस, तो ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ये हो गया 8gh और ये प्लस हो जाएगा 8gh3 8gh/3 का अंडर रूट एंड t2 हो जाएगा 2 अंडर रूट 2gh एंड प्लस 8gh एंड प्लस 8gh का 3 का अंडर रूट। तो यहाँ से अगर देखोगे तो आपको सॉल्व करने से आपको बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा इसकी। आप अगर सिंपली सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का हमने u का एक रिलेशन निकाल लिया है एंड इसमें u की वैल्यू फिट कर दी है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक में t1 को हमने माइनस लिया है क्योंकि वो जाने के टाइम का है एंड t2 को हमने प्लस लिया है क्योंकि वो आने का टाइम है। तो t2 ज़्यादा है इसलिए मैंने प्लस लिया है एंड इसको सॉल्व करोगे तो आपको t1 एंड t2 का रेशियो में बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग फ्रॉम ए नोजल ऑफ ए शावर ऑनटू द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट of 9.8 meter. The drops fall at a regular interval of time. When the first drop strikes the floor, at that instant the third drop begins to fall. Locate the position of the second drop from the floor when the first drop strikes the floor. अब अगर देखें यहाँ पर मान लीजिए कि ये टेप से वाटर की ड्रॉप रेगुलर इंटरवल के बेसिस पर फॉल कर रहा है और ये हाइट 9.8 मीटर है।
the drops fall at a regular interval of time when the first drop strikes the floor. तो जब आपका फर्स्ट ड्रॉप strikes the floor, third drops just starts. ये थर्ड ड्रॉप्स जस्ट स्टार्ट कर रहा है. क्या हो गया? यहाँ पर थर्ड ड्रॉप जस्ट स्टार्ट्स. तो सबसे पहले फर्स्ट बॉल को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा वो निकाल लीजिए. तो H इजकल टू आप यू टी एन प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ. ड्रॉप किया है ये -9.8 है, इजकल टू -1/2 9.8 एन इंटू टी स्क्वायर. तो यहाँ से t की वैल्यू √2 सेकेंड आ गया. फर्स्ट बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में √2 सेकेंड्स लगा. एंड उस समय में थर्ड बॉल अपनी मोशन को जस्ट स्टार्ट कर रहा है. इसका मतलब जो सेकेंड बॉल को जो टाइम मिला वो इसका हाफ टाइम लगा. इसका मतलब जो सेकेंड बॉल को टाइम मिला दैट विल बी इक्वल टू √2/2 यानी कि 1/√2 सेकेंड. अब 1/√2 सेकेंड्स में सेकेंड बॉल कितना नीचे आया, ये मान लीजिए h है और सेकेंड बॉल यहाँ पर है, तो कितना नीचे आया वो निकाल सकते हैं. तो h विल बी इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर. तो ये कितना हो गया, हाफ 9.8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/2. तो ये 9.8 डिवाइडेड बाय 4. तो ये कितना हो गया, 4 दूना एंड 4 चौके 16, 2.54 मीटर. लेकिन हमें ग्राउंड से पूछा है, तो ग्राउंड से अगर देखोगे तो 9.8 में 2.45 को माइनस कर लेंगे तो ये 5 एंड 7 में से 4 गया तो 3, तो ये 7.3 मीटर आ जाएगा. इसका मतलब सेकेंड बॉल की जो पोजीशन ग्राउंड से होगी वो 7.3 मीटर होगी. फिर से एक बार देखने की कोशिश करिए. वो कह रहा है कि ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. जब फर्स्ट बॉल ग्राउंड पर है तो थर्ड बॉल स्टार्ट कर रहा है. तो फर्स्ट बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में ये टाइम लगा एंड रेगुलर इंटरवल के बेसिस पर है. इसका मतलब हर एक दो ड्रॉप्स के बीच का इंटरवल सेम होगा. दैट्स वाई जो सेकेंड बॉल को टाइम मिला वो 1/√2 सेकेंड लगा. तो 1/√2 सेकेंड्स में वो कितना फॉल किया, दैट इज 2.4 मीटर. लेकिन हमें एक आंसर कर रहा है ग्राउंड से, तो ग्राउंड से 7.3 मीटर 7.35 मीटर आ जाएगा. ये करेक्ट है. नेक्स्ट देखिए, a balloon was moving upward with uniform velocity of 10 meter per second. An object of finite mass is dropped from the balloon when it is a height of 75 meter from the ground level. The height of the balloon from the ground when object strikes the ground was around height of the balloon. अब अगर देखेंगे तो कंडीशन ये दिया हुआ है कि जब उसकी हाइट 75 मीटर है उस केसेज में बैलून राइज कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से. एंड यहाँ पर उसने ड्रॉप किया है एक फाइनाइट माइस को ड्रॉप किया है, तो उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकेंड होगी. अब इस मास को जब वो ग्राउंड पर हिट करता है तो उस समय बॉल की बैलून की द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड
पूछ रहा है बैलून स्टार्टिंग में 75 मीटर पर है एंड बैलून 10 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर मूव कर रहा है एंड इस पोजीशंस में ये 75 मीटर है और यहाँ पर बैलून 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इस पोजीशंस में उसने बॉल को या मास को ड्रॉप किया है। तो सबसे पहले आप मास को ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगा वो निकाल लो। तो हम इक्वेशन लिख रहे हैं -75 इक्वल टू 10t एंड -1/2 10t², ऐसा लगा सकते हैं आप। एंड ये 5 है एंड 5 कॉमन ले लो तो ये हो गया -15 इक्वल टू 2t एंड -t²। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगा t² - 2t एंड -15 इक्वल टू 0। तो इसको t -5t एंड +3t एंड -15 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो t इक्वल टू 5 आ गया, t इक्वल टू 5 सेकेंड आ गया एंड 5 सेकेंड्स में ये कितना ऊपर चला जाएगा, तो ये 50 मीटर ऊपर चला जाएगा और ये इनिशियल पोजीशन उसकी 75 था। इसका मतलब टोटल हाइट जो होगा वो 75 + 50 यानी कि 125 मीटर हो जाएगा। फिर से देखिए, बैलून जब 75 मीटर पर है तो 10 मीटर पर सेकेंड के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमने ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर हो गई। अब उसको ग्राउंड तक पहुंचने में 5 सेकेंड लग रहा है, तो उस 5 सेकेंड्स में बैलून 5 मीटर ऊपर राइज कर जाएगी, इसीलिए ग्राउंड से टोटल डिस्टेंस 125 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाटर ड्रॉपलेट्स आर कमिंग फ्रॉम एन ओपन टेप एट ए पर्टिकुलर रेट। The spacing between a droplet observed at 4 seconds after its fall to the next droplet is इतना 34.3 meter. At what rate the droplets are coming from the tape? अब ये देखो, क्वेश्चंस सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये पहले भी किए हैं। ये कह रहा है कि टेप से एक रेगुलर इंटरवल के पास ड्रॉपलेट्स फॉल कर रहा है। Spacing between a droplet observed at 4 seconds after its fall to the next droplet is 34.3 meter. तो अब अगर देखेंगे at what rate the droplets are coming from the tape, 4 seconds में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो पहले वो हाइट निकाल लो। तो 4 सेकेंड्स में ऑब्जर्व किया है तो h इक्वल टू हाफ GT² एंड g की वैल्यू 9.8 लेने के लिए बोल रहा है, तो हाफ 9.8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये 9.8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 8 मीटर हो गया। यानी कि 4 सेकेंड के बाद ड्रॉपलेट्स की ये पोजीशन है 4 सेकेंड के बाद। अब ये कह रहा है टू द नेक्स्ट ड्रॉपलेट इज 34.3 सेकेंड। तो मान लीजिए कि फर्स्ट बॉल को हमने t इक्वल टू 0 में ड्रॉप किया एंड सेकेंड बॉल को t टाइम में ड्रॉप किया। तो सेकेंड बॉल के लिए जो टाइम मिला वो 4 - t सेकेंड मिला, क्योंकि फर्स्ट बॉल को अगर t सेकेंड्स में हमने ड्रॉप किया है तो 4 सेकेंड्स के बाद, एंड सेकेंड बॉल को t सेकेंड में ड्रॉप किया है तो उसके लिए टाइम हो जाएगा कितना, 4 - t हो जाएगा।
अगर सेकेंड बॉल इज ड्रॉप्ड आफ्टर टी सेकेंड्स, तो सेकेंड बॉल्स को जो टाइम मिला वो 4 - t सेकेंड मिला, क्योंकि आ, जो ऑब्जर्व्ड एट 4 सेकेंड आफ्टर इज फॉल। तो सेकेंड बॉल के लिए देखें, फॉर सेकेंड बॉल h1 is equal to half g and multiplied by 4 - t का होल स्क्वायर। एंड इस दोनों का जो डिफरेंसेज है वो 34.3 दिया हुआ है। तो इसका मतलब 9.8 and multiplied by 8 minus half 9.8 and multiplied by 4.t का होल स्क्वायर will be equal to 34.3 मीटर। तो यहाँ से 9.8 को कॉमन ले लेते हैं, तो 9.8 अगर कॉमन ले लिए तो ये बचा क्या, 16 एंड माइनस 4 - t का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 34.3। तो इसको अगर हम 4.9 से कैंसिल कर दें, तो ये 4 से कैंसिल हो सकता है, नहीं 7 से कैंसिल हो सकता है। तो इसका मतलब 9 इसकल टू हो गया 4 - t का होल स्क्वायर। इसका मतलब 4 - t विल बी इक्वल टू 3। तो इसका मतलब t इसकल टू हो गया 1 सेकेंड। इसका मतलब सेकेंड बॉल को ड्रॉप किया गया है फर्स्ट बॉल के 1 सेकेंड लेटर। इसका मतलब 1 ड्रॉप पर सेकेंड हो गया। फर्स्ट बॉल को अगर हमने t इक्वल टू 0 सेकेंड्स में ड्रॉप किया है, तो सेकेंड बॉल को हम t इक्वल टू 1 सेकेंड में ड्रॉप किया है। आप फिर से देख लो कि फर्स्ट बॉल के 4 सेकेंड लेटर अगर ऑब्जर्व किया है तो फर्स्ट बॉल एंड सेकेंड बॉल के बीच का डिफरेंसेस जो है वो 34.3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट बॉल 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकाल लिए, एंड फर्स्ट बॉल के t सेकेंड लेटर सेकेंड बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो सेकेंड बॉल को जो टाइम मिला वो 4 - t मिला, तो उसकी हाइट निकाल लिए है एंड दोनों के डिफरेंसेस के बेसिस पर सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये करेक्ट होना चाहिए। अगर देखें तो ये 1 ड्रॉप पर सेकेंड्स आ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये सही होना चाहिए। तो 1 ड्रॉप पर सेकेंड्स हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, a rubber ball is released from a height of 5 meters above the floor. It bounces back repeatedly, always rising to 81 by 100 of the height through which it falls. Find the average speed of the ball. यहाँ पर देखें अगर, तो आपका जो h है वो 5 मीटर दिया हुआ है एंड यहाँ से ड्रॉप किए हैं। अब फर्स्ट कॉलिजन्स में अगर h1 हाइट जा रही है तो h1 इज इक्वल टू 81 by 100 टाइम्स h, जहाँ पर h हमारा 5 मीटर है। अब सेकेंड टाइम में, अब वो सेकेंड टाइम में अगर h2 जा रही है तो h2 जो है वो 81 by 100 टाइम्स ऑफ h1 है, यानी कि 81 by 100 स्क्वायर h है।
तो हमें कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड द बॉल। एवरेज स्पीड ऑफ द बॉल अगर देखेंगे तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें, टोटल डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट केसेज में वो h गया। अब सेकेंड केसेज में वो h1 गया है और h1 नीचे आया है, तो सेकेंड हमारा हो गया 2h1। एंड उसी तरह से ये h2 गया है, h2 नीचे आया है, तो ये 2h2 हो जाएगा एंड प्लस सो ऑन, इस तरह का आ जाएगा। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो h एंड प्लस 2 हम कॉमन ले रहे हैं, तो h1 की वैल्यू है 81/100 h प्लस 81/100 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय h एंड प्लस सो ऑन, ये इन्फिनिटी टाइम्स में है। तो यहाँ पर आप चाहो अगर तो h एंड प्लस 2 एंड इंटू 81h/100 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 80/100 एंड प्लस ऑन, इस तरह का आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो दिस इज h एंड प्लस 2 इंटू 81h/100 एंड इंटू इनफाइनाइट सीरीज का जो सम है उसको आप a/1 - r लिखते हो। तो यहाँ पर a हो गया 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस r हो गया 81/100। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ गया, यहाँ से अगर देखें तो h एंड प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 81h/100 एंड यहाँ पर आ जाएगा 19 एंड इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ गया d आ गया। इसको अगर 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया 162 एंड प्लस 18 200/19। यहाँ से 19h नहीं 19 लिखेंगे ना, तो ये 19 हो गया। तो ये कितना हो गया, 181h एंड डिवाइडेड बाय 19। ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर से देखिए, पहले वो 5 मीटर से फॉल किया है एंड जो दूसरी हाइट है वो क्वेश्चन के हिसाब से 81/100 ऑफ द हाइट थ्रू विच इट फॉल्स दिया हुआ है। तो h1 का वैल्यू इतना, h2 का वैल्यू इतना हो गया, तो h1 गया h2 आया, उसी तरह से ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अगर टाइम देखेंगे तो अगर मैं टाइम देखूँ अब टोटल टाइम, तो पहला हो जाएगा 2h/g का अंडर रूट एंड दूसरा हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2h1/g का अंडर रूट प्लस 2h2। एक सेकेंड, ये कुछ हाँ बाय g का अंडर रूट एंड प्लस 1 कितने बजे है, 3 ही बजे है, आ गए हैं वो। तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, सिर्फ यही वाला कर लेते हैं, सिर्फ छोड़ देंगे उसके बाद। तो वो खाली नहीं है उसके बाद, कौन
नहीं, कौन बैठे हुए हैं? हाँ, तो t इसका टू कितना हो गया? 2h अपॉन g का अंडर रूट एंड प्लस 2 अंडर रूट 2/g and multiplied by 81/100 into h plus 2 to 81/100 का होल स्क्वायर इंटू h का g एन प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर h का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5 मीटर। अगर h की वैल्यू 5 मीटर दिया हुआ हो तो पहला हो गया 1 सेकेंड एंड प्लस 2 इंटू 9/10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 81/100 एंड प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9/10 कॉमन ले लेते हैं। दिस इज द 1 प्लस 9/10 एंड प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9/10 एंड ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 9/10। तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 2 इंटू 9/10 एंड ये हो गया इंटू 10। तो ये कैंसिल हो गया, ये दिस इज 19 सेकेंड्स। अब अगर देखें तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना निकला है। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें तो 181 h/19 टोटल डिस्प्लेसमेंट है 181 h डिवाइडेड बाय 19। तो v एवरेज अगर निकालें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पर 181/19 इंटू h एंड डिवाइडेड बाय 19 करेंगे तो ये कितना हो गया? 181 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 361। तो ये हो गया 5049 डिवाइडेड बाय 361। तो ये आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यानी कि बी की ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है ये। नेक्स्ट देखते हैं। A bus moving along a state highway with speed 72 km per hour is brought to halt within 4 seconds after applying the brakes. The next देखिए, a bus moving along a state highway with a speed of 72 km per second is brought to halt within 4 seconds after applying the brakes. The distance traveled by the bus during the time, assume the retardation is uniform. अब अगर देखें इसमें तो यहाँ पर आपकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड एंड यहाँ पर वेलोसिटी है v इक्वल टू 0 एंड रिटार्डेशंस यूनिफॉर्म है एंड यहाँ पर टाइम 4 सेकेंड्स है। तो इस 4 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अगर आप देखें तो v इक्वल टू u प्लस AT से 0 इक्वल टू u कितना है 20 मीटर पर सेकेंड्स में, इसको कन्वर्ट कर लीजिए एंड प्लस a इंटू 4। तो a का वैल्यू -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब चाहो तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो 0 माइनस 400 इक्वल टू 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय -5 एंड मल्टीप्लाइड बाय s। तो s की वैल्यू 40 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब 40 मीटर के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमारा आंसर यहाँ पर 40 मीटर है। नेक्स्ट देखिए,
The displacement and the increase in velocity of a moving particle in the time interval of t and t plus 1 seconds are 125 meter and 50 meter per second respectively. The distance traveled by the particle in t plus 2 seconds. Displacement and increase in velocity of the particle in the time interval of t and t plus 1 second. मीन्स अगर देखें तो अगर स्टार्टिंग में वेलोसिटी u है एंड यहाँ पर टाइम t है एंड यहाँ पर वेलोसिटी u प्लस 50 है एंड टाइम t प्लस 1 है और ये डिस्टेंस 125 मीटर है। इसका मतलब अगर हम v इक्वल टू u प्लस 80 लिखें तो v के जगह पर हम लिखेंगे u प्लस 50 इक्वल टू u प्लस a एंड मल्टीप्लाइड बाय 1। तो यहाँ से u एंड u कैंसिल हो जाएगा तो आपकी a की वैल्यू आ गया 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 125 इक्वल टू ut u इंटू 1 एंड प्लस हाफ a यानी कि 50 एंड इंटू 1 स्क्वायर। तो u की वैल्यू आ गया 100 मीटर पर सेकेंड्स। तो इसका मतलब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी हो गई 150 मीटर पर सेकेंड्स। अब ये कह रहा है द डिस्टेंस ट्रेवल विद द पार्टिकल इन t प्लस 2 है तो यहाँ पर t प्लस 2 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। सो दिस डिस्टेंस इफ इज s तो s विल बी इक्वल टू u t एंड प्लस हाफ a t स्क्वायर। u हमारा 150 है, टाइम 1 सेकेंड है एंड प्लस हाफ इंटू 50 एंड इंटू 1 स्क्वायर। t प्लस 1 एंड t प्लस 2 के बीच का जो टाइम होगा वो 1 सेकेंड है एंड डिस्टेंस अगर s है तो ये आपका 175 मीटर आ सकता है। तो सो डिस्टेंस विल बी 175 मीटर। नेक्स्ट देखिए, a tennis ball is dropped on the floor from a height of 9.8 meter. It rebounds to a height of 5 meter. Ball comes in contact with a floor of 0.2 seconds. The average acceleration during the contact. अब ये कह रहा है कि आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड 9.8 मीटर से किसी बॉल को ड्रॉप किए हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है एंड इट रीबाउंड्स अप टू 5 मीटर ओनली। तो अगर इसने सपोज करिए कि v1 वेलोसिटी से स्ट्राइक किया है एंड v2 वेलोसिटी से रिटर्न किया है तो v1 की मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी इक्वल टू 2gh का अंडर रूट एंड h आपको बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड लेने के लिए तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 ये हो गया 196 का अंडर रूट यानी कि 14 मीटर पर सेकेंड्स। ये हमने v1 का मैग्नीट्यूड निकाला है और v2 विल बी इक्वल टू 2gh का अंडर रूट so that will be equal to 2 multiplied by 10 and multiplied by 5 so that is 10 meter per seconds। ये आपका 10 मीटर पर सेकेंड्स है एंड एवरेज एक्सेलरेशंस is equal to v minus u upon t so that will be equal to 10 minus and minus 14 क्योंकि इस डायरेक्शंस को अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो ये डायरेक्शंस नेगेटिव होगा
एंड डिवाइडेड बाय टाइम आपको दिया हुआ है 0.2 सेकेंड्स, सो दैट विल बी इक्वल टू 24 divided by 2 multiplied by 10. So this will be equal to 120 meter per second square. ये आ जाएगा मेरे ख्याल से। फिर से देखिए, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, द बॉल स्ट्राइक्स आफ्टर 6 सेकेंड्स। तो ये मान लीजिए आपकी टावर है और यहाँ पर हमने थ्रो किया है 19.6 मीटर पर सेकेंड से। अब वो ग्राउंड को टच कर रहा है 6 सेकेंड्स में। तो सबसे पहले हाइट ऑफ द टावर निकाल लो, तो h विल बी इक्वल टू 19.6 multiplied by 6 and minus 1 by 2, 9.8 into 6 square. So that is 19.6 multiplied by 6 and minus 9.8 multiplied by 6 multiplied by 6 and 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड आप 19.6 एंड माइनस 19.6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 9 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब 19.6 एंड मल्टीप्लाइड बाय 6 है, तो 19.6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 6 माइनस 9 बचेगा, तो दैट इज 19.6 एंड मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3, सो दैट इज माइनस 58 15.8 मीटर। इसका मतलब ये जो हाइट है दैट इज 58.8 मीटर। अब यहाँ पर वेलोसिटी 0 है और ये वाली हाइट आपका 19.6 मीटर है, तो ग्राउंड से जो टोटल हाइट है उसकी वैल्यू 58.8 एंड प्लस 19.6, तो ये 0.4 78.4 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो k/5 है दैट इज 78.4, तो k की वैल्यू 392.0, यानी कि k की वैल्यू 392 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, a particle is moving in a straight line such that its velocity is increasing at 5 meter per seconds per meter। यहाँ पर ये पर मीटर है। The acceleration of the particle is at a point where its velocity is 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस में dv/dx की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड पर मीटर दिया हुआ है एंड यहाँ पर एक्सेलरेशंस के लिए अब v/dv/dx यूज़ करो, तो अगर वेलोसिटी 20 है एंड dv/dx का 5 है, सो दैट विल बी इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A ball is projected vertically upward with an initial velocity of 50 meter per second. At t is equal to 0, at t is equal to 2 seconds, another ball is projected vertically upward with the same velocity. At t is equal to that, the ball will meet the first ball. अब ये कह रहा है कि सपोज करिए कि फर्स्ट बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एट t is equal to 0 एंड दूसरे बॉल को प्रोजेक्ट किया है 50 मीटर पर सेकेंड से एट t is equal to 2 seconds. Let ball meet
after t second from first ball। तो फर्स्ट बॉल की जो हाइट होगी दैट विल 50t and minus half gt square, एंड सेकेंड बॉल की जो हाइट होगी दैट विल बी 50t minus 2 and minus half g and t minus 2 का होल स्क्वायर। अगर फर्स्ट बॉल को t टाइम मिला है तो सेकेंड बॉल को t minus 2 टाइम मिलेगा। अब दोनों मीट कर रहा है, इसका मतलब 50t minus half gt square will be equal to 50t minus 100 and minus half g and t minus 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम 50t को हटा देते हैं, 100 को इस साइड ले आते हैं एंड हाफ g कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बचेगा t स्क्वायर एंड माइनस t माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको g को 10 लेने के लिए बोल रहा है, तो ये 5 एंड यहाँ से 20 बचेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 2t माइनस 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ये 10 हो गया एंड प्लस 2 12, यानी कि t इसका 3 सेकेंड हो जाएगा। तो 3 सेकेंड के बाद दोनों मीट करेगा, 10 प्लस 2 एंड 6 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। Two spherical balls having equal masses with radius 5 cm each are thrown upwards along the same vertical directions at an interval of 3 seconds with the initial velocity of 35 meter per second. Then the ball collide at a height. सेम क्वेश्चंस है एंड मास से कोई रिलेशंस नहीं है एट एन इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड्स। तो फर्स्ट इस केसेज में आपको फर्स्ट बॉल को थ्रो किया है 35 मीटर पर सेकेंड से एट t इक्वल टू 0 एंड सेकेंड बॉल को थ्रो किया है 35 मीटर पर सेकेंड से एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो देन द बॉल विल कोलाइड एट ए हाइट। तो फर्स्ट मान लीजिए कि बॉल कोलाइड आफ्टर t second from the first ball, from the first ball। तो अगर आप फर्स्ट बॉल की हाइट देखोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 35 t एंड माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड सेकेंड बॉल की हाइट अगर देखेंगे दैट विल बी 35 t माइनस 3 माइनस 1/2 g एंड t माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों कोलाइड कर रहा है तो दोनों की हाइट को इक्वल कर देंगे। तो 35t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 35t एंड माइनस 35 इंटू 3, तो 105 माइनस हाफ जी एंड t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आप इसको कैंसिल कर दो, 105 को इस साइड ले आओ, तो 105 विल बी इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर एंड माइनस t माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 2 एंड 1, ये 42 हो गया। 42 विल बी इक्वल टू 2t माइनस 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये हो गया कि देखिए टू स्फेरिकल बॉल, नेक्स्ट टू स्फेरिकल बॉल्स हैविंग इक्वल masses with radius 5 centimeter each are thrown upwards along the same vertical direction at an interval of 3 seconds with the same initial velocity of 35 meter per second. Then the balls will collide at a height of
इसमें देखिए मास से हमारा कोई रिलेशंस नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए बोला है। तो लेट टू बॉल्स collide after t second from first ball। मान लीजिए कि फर्स्ट बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया है 35 मीटर पर सेकेंड से t इक्वल टू 0 में, एंड सेकेंड बॉल को कोलाइड किया है, थ्रो किया है 30 मीटर से t इक्वल टू 3 सेकेंड्स में। तो अगर फर्स्ट बॉल को t सेकेंड मिला है तो सेकेंड बॉल को t-3 सेकेंड मिला है। तो अगर हम फर्स्ट बॉल की हाइट देखें तो दैट विल बी इक्वल टू 35t एंड माइनस हाफ gt स्क्वायर, एंड सेकेंड बॉल की हाइट जो होगी दैट विल बी 35 इंटू t-3 एंड माइनस हाफ g t-3 का होल स्क्वायर, एंड कोलाइड कर रहा है तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो 35t माइनस हाफ gt स्क्वायर will be equal to 35t minus 105 and minus half g t-3 का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, 105 को इस साइड ले आओ तो 105 विल बी इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर एंड माइनस t-3 का होल स्क्वायर, एंड 5 एंड ये 21 हो गया, सो दैट विल बी इक्वल टू 2t-3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 7 एंड प्लस 3 10, यानी कि t इक्वल टू 5 सेकेंड आ गया। अब क्वेश्चंस में कह रहा है देन दिस बॉल कोलाइड एट ए हाइट अप, तो कोई किसी एक में आप वैल्यू फेट कर दो तो h1 विल बी इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड माइनस 1/2 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर, तो दिस इज 5 175 and minus 125, so height will be equal to 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर हाइट पर वो कोलाइड करेगा। नेक्स्ट देखिए, a ball is dropped from the top of a 100-meter high tower on a planet in the last 1/2 second before hitting the ground. It covers a distance of 19 meter, acceleration due to gravity near the surface on the planet। ये कह रहा है कि आपका उस प्लेनेट पर 100 मीटर हाइट पर आपने किसी बॉडी को ड्रॉप किया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लास्ट वन, ये 19 मीटर कवर कर रहा है लास्ट 1/2 सेकेंड्स में। इसका मतलब आपको एक्सेलरेशंस ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो इसका मतलब अगर टोटल टाइम t सेकेंड हो तो ये डिस्टेंस 81 मीटर वो कवर कर रहा है t-0.5 सेकेंड्स में। फिर से देखिए कि वो लास्ट 1/2 सेकेंड्स में वो 19 मीटर कवर कर रहा है, एंड टोटल हाइट 100 मीटर है, और टोटल हाइट को कवर करने का टाइम अगर t सेकेंड्स है तो ये 81 मीटर को कवर करने का टाइम t-1.5 है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि -81 विल बी इक्वल टू हाफ a dash and t-0.5 सेकेंड्स का होल स्क्वायर, एंड 100 मीटर का जो है
So this will be equal to minus 100 equal to half a dash and t का होल स्क्वायर। तो हम दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो हमें a डैश की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो दोनों को डिवाइड कर लें तो 81 अपॉन 100 विल बी इक्वल टू t माइनस 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। स्क्वायर रूट कर लें तो 9/10 विल बी इक्वल टू t माइनस 0.5 इंटू टी। तो ये कितना हो गया, 9t इक्वल टू 10t एंड माइनस 5। इसका मतलब t इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेकेंड्स। अब आप पहले वाले इक्वेशंस में फिट कर दो तो माइनस 81 इक्वल टू हाफ will be equal to half a dash and multiplied by 25, so a dash is equal to minus 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मैग्नीट्यूड में लेंगे तो a dash की वैल्यू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेरे ख्याल से सही है। देखिए हमने चैप्टर वीडियो लेसन्स अपलोड किया है एंड उसी चैप्टर की हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स पहले चैप्टर वीडियो को देखें एंड उसके बाद उसी चैप्टर की अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करें तो उसको काफ़ी हेल्प मिलेगा, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को हमने वहाँ पर डिस्कशन किया है। अगर आप इस दोनों को क्लब कर देंगे तो आपका ये चैप्टर रियली फर्दर एग्जामिनेशंस के लिए रेडी होगा एंड ये नीट के लिए भी है एंड जेईई मेन के लिए भी है। थैंक यू। आप पहले की तरह चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ताकि अपडेटेड वीडियो मिलते रहे।